वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, आज से बिहार प्रधान शिक्षक के लिए सेट प्रैक्टिस शुरू किया जा रहा है, जिसमें 75 क्वेश्चन समान अध्ययन से है और 75 क्वेश्चन डीएलएड कोर्स से है। जो लोग 67वीं बीपीएससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी समान अध्ययन का 75 क्वेश्चन का सेट जरूर लगाएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। कंटेंट तैयार करने में दोस्तों बहुत ही मेहनत लगती है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय है। तो दोस्तों, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है अमोनियम क्लोराइड का। अगला प्रश्न देखते हैं, डायनेमो। तो दोस्तों, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और इसका अपोजिट हो जाएगा दोस्तों मोटर। मोटर दोस्तों विद्युत ऊर्जा में यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आकाश नीला लगता है क्योंकि। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, नींबू खट्टा किस कारण से होता है। तो दोस्तों, नींबू खट्टा होता है साइट्रिक अम्ल के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है। तो दोस्तों, विरंजक चूर्ण के लिए जो असत्य है वह है ऑप्शन नंबर ए, जल में अधिक विलय होता है, जो कि दोस्तों गलत दिया गया है। विरंजक चूर्ण के लिए विरंजक चूर्ण के लिए जो कथन सही है उसे देख लीजिए। हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, यह एक ऑक्सीकारक है, तरणु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है। तो दोस्तों, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है, संधि होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है। तो दोस्तों, मनुष्य की खोपड़ी में कुल 8 अस्थियां होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पारिस्थितिकी के तहत अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, पारिस्थितिकी के तहत अध्ययन किया जाता है जीव जंतुओं के अंतर संबंधों का, प्राकृतिक संसाधनों का तथा जैव समुदाय के वातावरण के साथ संबंधों का। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी का। अगला प्रश्न देखते हैं, कम प्रकाश वाले क्षेत्रों में पाया जाने वाला पौधा क्या कहलाता है। तो दोस्तों, कम प्रकाश वाले क्षेत्रों में पाया जाने वाला पौधा कहलाता है हेलोफाइट। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस देश में अम्ल वर्षा की घटना सबसे अधिक देखी गई है। तो दोस्तों, वह देश है नॉर्वे। नॉर्वे देश में अम्ल वर्षा की घटना सबसे अधिक देखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 से बिहार के सभी राशन कार्डधारी परिवारों का प्रति वर्ष कितने तक का मुफ्त इलाज होगा। तो दोस्तों, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 से बिहार के सभी राशन कार्डधारी परिवारों का प्रति वर्ष 5 लाख तक का मुफ्त इलाज होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार विधानसभा में वीआईपी के कितने विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं? तो दोस्तों हाल ही में बिहार विधानसभा में वीआईपी के 3 विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, चारा घोटाला मामले में दोषी बिहार के किस पूर्व मंत्री का 75 वर्ष की आयु में 23 मार्च 2022 को निधन हो गया है? तो दोस्तों वह पूर्व मंत्री का नाम है रविंदर कुमार राणा, जिनका निधन 23 मार्च 2022 को हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में किस जाति को अनुसूचित जनजाति मानने और उन्हें प्रमाण पत्र जारी करने की अधिसूचना को निरस्त कर दिया है? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति मानने और उन्हें प्रमाण पत्र जारी करने की अधिसूचना को निरस्त कर दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार सरकार ने चना और मसूर का प्रति किलोग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया है? तो दोस्तों बिहार सरकार ने चना और मसूर का प्रति किलोग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है क्रमशः 52.30 रुपये एवं 55 रुपये। 52.30 रुपये दोस्तों चना के लिए और मसूर के लिए 55 रुपया। अगला प्रश्न देखते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहलगांव के माधोरामपुर मौजा स्थित करीब कितने एकड़ जमीन के नीचे कोयले का विशाल भंडार पाया है? तो दोस्तों जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहलगांव के माधोरामपुर मौजा स्थित करीब 261 एकड़ जमीन के नीचे कोयले का विशाल भंडार पाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लगभग कितने लोगों को रोजगार दिया गया है? तो दोस्तों पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा आईपीओ लाने की तैयारी में जुटी एलआईसी ने कितने करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा आईपीओ लाने की तैयारी में जुटी एलआईसी ने 65,400 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कितने वर्ष के बाद हाल ही में भारत T20 क्रिकेट रैंकिंग में फिर से शीर्ष पर पहुंचा है? तो दोस्तों 6 वर्ष के बाद हाल ही में भारत T20 क्रिकेट रैंकिंग में फिर से शीर्ष पर पहुंचा है। अगला प्रश्न देखते हैं, जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत देश के कितने जिलों के हर घर में नल का पानी उपलब्ध कराने का मुकाम हासिल कर लिया गया है? तो दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत देश के 100 जिलों के हर घर में नल का पानी उपलब्ध कराने का मुकाम हासिल कर लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय बजट 2022-23 में शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो दोस्तों केंद्रीय बजट 2022-23 में शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए
1400 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो दोस्तों यूक्रेन का सबसे दूसरा बड़ा शहर है खार्किव। अगला प्रश्न देखते हैं, चर्चित चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो दोस्तों चर्चित चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र स्थापित है प्रिपेयत में, जो कि यूक्रेन में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा देश मिस्र को हराकर पहली बार अफ्रीकी कप ऑफ नेशन का विजेता बना है? तो दोस्तों वह देश का नाम है सेनेगल, जिसने मिस्र को हराकर पहली बार अफ्रीकी कप ऑफ नेशन का विजेता बना है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब जीतकर 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? तो दोस्तों वह खिलाड़ी का नाम है राफेल नडाल। राफेल नडाल ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब जीतकर 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों स्वराज दल की स्थापना की थी चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों प्रस्ताव का उद्देश्य था स्वयं की सरकार। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि? तो दोस्तों संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 से 1934 के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं, 1854 के इंडियन एजुकेशन कमेटी के प्रमुख कौन थे? तो दोस्तों 1854 के इंडियन एजुकेशन कमेटी के प्रमुख थे चार्ल्स वुड। अगला प्रश्न देखते हैं, 1927 में सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों 1927 में सत्याग्रह आंदोलन हुआ था बारदोली में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? तो दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था 1773 में। अगला प्रश्न देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी ने निम्नलिखित में से किसे हिंद समाज का कोड कहा था? तो दोस्तों गांधी जी ने हिंद समाज का कोड कहा था अस्पृश्यता को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, डलहौजी द्वारा अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस आधार पर किया गया था? तो दोस्तों डलहौजी द्वारा अवध का ब्रिटिश समाज में विलय कुशासन के आधार पर किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी वर्ष 1906 में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो दोस्तों बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में हुआ था पटना में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी RN मधुलकर के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में इंग्लैंड भेजा गया, जिसमें शामिल 2 बिहारी नेता कौन थे? तो दोस्तों उसमें शामिल 2 बिहारी नेता थे मजरुल हक एवं सचिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे मजरुल हक। अगला प्रश्न देखते हैं। खनिज यानी कि मिनरल क्या है? तो दोस्तों खनिज यानी मिनरल है अकार्बनिक ठोस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो दोस्तों वह शहर का नाम है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। उत्तरकाशी शहर भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य कौन से हैं? तो दोस्तों क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य हैं। पहले हो जाएगा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, देन तब महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। अगला प्रश्न देखते हैं। भूमध्य रेखा गुजरती है? तो दोस्तों भूमध्य रेखा गुजरती है केन्या से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों किम्बरले प्रसिद्ध है? तो दोस्तों किम्बरले प्रसिद्ध है हीरा के खनन के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? तो दोस्तों भारत एवं श्रीलंका के मध्य है रामेश्वरम द्वीप। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ है? तो दोस्तों सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला है भारत में। अगला प्रश्न देखते हैं। वह कौन सी तिथि है जब दोनों गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं? तो दोस्तों दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है आपको बताना है। तो दोस्तों जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है, जो कि कथन दोस्तों गलत दिया गया है। बाकी सभी कथन दोस्तों सही दिए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 ईस्वी में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल और वास्तविक मुख्यमंत्री होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है?
तो दोस्तों भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष हैं राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो दोस्तों भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। तो दोस्तों दल बदल विरोधी कानून संबंधित है 10वीं अनुसूची से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था। तो दोस्तों भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न राज्यों में से कौन एक विधानसभा के लिए 2 महिला सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो दोस्तों वह राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर राज्यों में विधानसभा के लिए 2 महिला सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित हैं। तो दोस्तों बच्चों के शोषण से संबंधित है अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। तो दोस्तों राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 माह में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस योजना के तहत संविधान सभा बनी थी। तो दोस्तों संविधान सभा बनी थी कैबिनेट मिशन योजना के तहत। दोस्तों आगे 15 प्रश्न मैथ और रीजनिंग के दिए गए हैं, जिन्हें भी बनाना हो तो वह वीडियो पॉज करके बना सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम से भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं आंसर। 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 62 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 63 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। 64 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 65 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 66 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। 67 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 68 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 69 का आंसर हो जाएगा दोस्तों 69 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 71 का आंसर होगा 71 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। 72 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 74 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। 75 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अब आगे देखते हैं डीएलएड विषय से 75 प्रश्न को। तो दोस्तों 76 का क्वेश्चन है, शिक्षा की विषय वस्तु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो दोस्तों शिक्षा की विषय वस्तु को प्रभावित करने वाले कारक हैं समाज, संस्कृति, राजनीति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, बालिया अवस्था में कितने चरण होते हैं। तो दोस्तों बालिया अवस्था में 3 चरण होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। आपको असत्य कथन का चयन करना है। तो दोस्तों इसमें असत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समाजीकरण एक स्थिर प्रक्रिया है।
जो कि दोस्तों गलत कथन दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, समाजीकरण में सर्वाधिक सहायक कारक क्या है? तो दोस्तों समाजीकरण में सर्वाधिक सहायक कारक है माता पिता। अगला प्रश्न देखते हैं, समाज एक डैश समग्र है। तो दोस्तों समाज एक जटिल समग्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों इसमें गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा के व्यक्ति पक्ष और सामाजिक उद्देश्य परस्पर विरोधी हैं, जो कि दोस्तों गलत कथन दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों के अनुभवों को विषयगत शिक्षण में समाहित करने का सही तरीका क्या है? तो दोस्तों बच्चों के अनुभवों को विषयगत शिक्षण में समाहित करने का सही तरीका है उदाहरण बच्चे प्रस्तुत करें। अगला प्रश्न देखते हैं, वे शिक्षक छात्रों की पसंद होते हैं जो। तो दोस्तों वे शिक्षक छात्रों की पसंद होते हैं जो सदैव प्रश्नचित्त रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से कौन लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करता है? तो दोस्तों लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करता है लड़कों और लड़कियों को एक साथ खेलने देना। अगला प्रश्न देखते हैं, नैतिकता बिना धर्म बालू की नींव पर खड़े मकान की भांति है और यदि धर्म नैतिकता से रहित है तो यह उस टनटनाते हुए घंटे के समान जो खाली शोर करता है और सिर खाता है। यह कथन किसका है आपको बताना है। तो दोस्तों यह कथन है महात्मा गांधी का। अगला प्रश्न देखते हैं, हरिजन शब्द का उपयोग किसने किया था? तो दोस्तों हरिजन शब्द का उपयोग किया था महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है? तो दोस्तों अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है छात्रों का विश्वास। अगला प्रश्न देखते हैं, अच्छा अध्यापक वह है जो। तो दोस्तों अच्छा अध्यापक वह है जो अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से। तो दोस्तों शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है तथा आर्थिक विकास की दर बढ़ती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, समाजीकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों समाजीकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू है, यह कथन है मैकायर का। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शिक्षा शास्त्री ने बाल मंदिर की स्थापना कर बाल केंद्रित शिक्षा को स्थापित करने का प्रयास किया था? तो दोस्तों वह शिक्षा शास्त्री थे गीजू भाई। गीजू भाई ने बाल मंदिर की स्थापना कर बाल केंद्रित शिक्षा को स्थापित करने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, गीजू भाई की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों गीजू भाई की मृत्यु हुई थी 1939 में। अगला प्रश्न देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था कोलकाता में। अगला प्रश्न देखते हैं, एच.वी. मुखर्जी ने किसके बारे में लिखा है, यह आधुनिक भारत में शैक्षणिक पुनरुत्थान के सबसे बड़े पैगंबर थे? तो दोस्तों यह लिखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी?
तो दोस्तों महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी 1909 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य सत्य अर्थात ईश्वर की प्राप्ति है? तो दोस्तों महात्मा गांधी के अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य सत्य अर्थात ईश्वर की प्राप्ति है। अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था हैदराबाद में। अगला प्रश्न देखते हैं। जॉन डीवी का जन्म किस देश में हुआ था? तो दोस्तों जॉन डीवी का जन्म हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन पाठ्यक्रम का घटक नहीं है? तो दोस्तों पाठ्यक्रम का घटक नहीं है वह है डिजाइन। अगला प्रश्न देखते हैं। निर्धारित समय में कवर की जाने वाली विशिष्ट कक्षा के लिए किसी विषय में शामिल किए जाने वाले विषयों की रूपरेखा क्या कहलाती है? तो दोस्तों यह कहलाती है पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न देखते हैं। स्कूली पाठ्यक्रम की प्रमुख चिंता क्या है? तो दोस्तों स्कूली पाठ्यक्रम की प्रमुख चिंता है बच्चों का समग्र विकास। अगला प्रश्न देखते हैं। सीखने के प्रतिफल शिक्षकों की मदद नहीं करते हैं। तो दोस्तों सीखने के प्रतिफल शिक्षकों की मदद नहीं करते हैं पाठ्य पुस्तक सामग्री के अनुसार पाठों की योजना बनाने में। अगला प्रश्न देखते हैं। स्कूल पाठ्यक्रम हमारी डैश से अपनी सामग्री का चयन करता है। तो दोस्तों स्कूली पाठ्यक्रम हमारी संस्कृति से अपनी सामग्री का चयन करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्कूली पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो दोस्तों स्कूली पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता निर्धारित की जाती है छात्रों के सीखने के प्रतिफल पर। अगला प्रश्न देखते हैं। बाल सेविका परीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों बाल सेविका परीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 1961 में। अगला प्रश्न देखते हैं। व्यक्तिगत अध्ययन विधि में अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों व्यक्तिगत अध्ययन विधि में अध्ययन किया जाता है एक व्यक्ति का, एक परिवार का तथा एक संख्या का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। छोटे बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एकीकृत बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम है। तो दोस्तों वह कार्यक्रम का नाम है आंगनबाड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन स्तर क्या है? तो दोस्तों आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन स्तर है ग्राम पर। अगला प्रश्न देखते हैं। साक्षात्कार के प्रकार हैं। तो दोस्तों साक्षात्कार के प्रकार हैं व्यक्तिगत में साक्षात्कार, पैनल साक्षात्कार, व्यवहार साक्षात्कार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक आंगनबाड़ी कितनी जनसंख्या पर बनाई जाती है? तो दोस्तों एक आंगनबाड़ी 400 से लेकर 800 जनसंख्या पर बनाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्नावली विधि की विशेषताएं क्या है? तो दोस्तों प्रश्नावली विधि की विशेषताएं हैं प्रश्नावली छोटी हो, प्रश्नावली विषय से संबंध हो, प्रश्नावली सूचना संग्रह की एक अप्रत्यक्ष विधि हो।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, ECCE के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यह संविधान के अनुच्छेद 45 की व्यवस्था है, बच्चों को औपचारिक स्कूल के लिए तैयार करता है, प्राथमिक शिक्षा के अवरोधों को कम करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों पर अध्ययन की सर्वप्रथम विधि कौन सी है? तो दोस्तों बच्चों पर अध्ययन की सर्वप्रथम विधि है निरीक्षण विधि। अगला प्रश्न देखते हैं, मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति बच्चे जो हैं। तो दोस्तों मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति 2.5 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों के लिए है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्य यह प्रत्ययन करेगा कि संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के भीतर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य बुनियादी शिक्षा प्रदान की जाए? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 45 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान का 86वां संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों भारत के संविधान का 86वां संशोधन 2002 में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान का 86वां संशोधन किस विषय से संबंधित है? तो दोस्तों संविधान का 86वां संशोधन संबंधित है अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 21 में। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान समय में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु कौन से उपागम का प्रयोग अच्छा माना जाता है? तो दोस्तों वह उपागम का नाम है विद्यार्थी केंद्रित। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाए रखने का सबसे उत्तम तरीका है? तो दोस्तों वह तरीका का नाम है पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु से संबंधित विभिन्न क्रियाकलाप देना। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का मुख्य कार्य है विद्यालयों की शिक्षा में गुणात्मक सुधार करना। अगला प्रश्न देखते हैं। NCTE का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों NCTE का पूर्ण रूप है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC का प्रमुख कार्य क्या है? तो दोस्तों UGC का प्रमुख कार्य है विश्वविद्यालयों को आर्थिक अनुदान करना तथा विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक गतिविधियों पर नियंत्रण करना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रखंड संसाधन केंद्रों यानी कि ब्लॉक रिसोर्स सेंटर का समन्वयक कौन होता है? तो दोस्तों प्रखंड संसाधन केंद्रों का समन्वयक होता है प्रखंड शिक्षा अधिकारी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन किया गया था 1961 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। NCERT के समान सभा की अध्यक्षता कौन करता है?
तो दोस्तों एनसीईआरटी के समान सभा की अध्यक्षता करता है केंद्रीय शिक्षा मंत्री। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यालय के लिए शिक्षक तैयार करने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो दोस्तों विद्यालयों के लिए शिक्षक तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है एनसीईआरटी का। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे संविधान दिव्यांगों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना कैसे सुनिश्चित करता है? तो दोस्तों यह सुनिश्चित करता है समानता का अधिकार प्रदान करके। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा योगा अभ्यास भावात्मक प्रबंधन में मदद करता है? तो दोस्तों वह योगा अभ्यास भावात्मक प्रबंधन में मदद करता है वह है यम, नियम, आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार। अगला प्रश्न देखते हैं, वे 4 मुख्य कदम क्या है जिनका हमेशा आपातकालीन स्थितियों में पालन करने की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों वे 4 मुख्य कदम हैं, सुरक्षित रहें, मूल्यांकन करें, प्राथमिक उपचार प्रदान करें तथा मदद लें। अगला प्रश्न देखते हैं, शारीरिक गतिविधियों की दैनिक आवश्यकताओं में लगने वाला कम से कम समय क्या है? तो दोस्तों शारीरिक गतिविधियों की दैनिक आवश्यकताओं में लगने वाला कम से कम समय है 30 से 40 मिनट। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूह भावनात्मक हिंसा के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों वह समूह है धमकाना, दुर्व्यवहार करना, अपमान करना तथा डराना। अगला प्रश्न देखते हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संकटग्रस्त बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक हेल्पलाइन है? तो दोस्तों वह हेल्पलाइन का नंबर है 1098। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प खेल खेलने के लाभ के रूप में स्वीकार नहीं है? तो दोस्तों वह विकल्प का नाम है आँखों की दृष्टि में सुधार करता है। आँखों की दृष्टि में सुधार करता है, खेल खेलने के लाभ के रूप में स्वीकार नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा क्या है? तो दोस्तों शिक्षा है शिक्षा, ज्ञान एवं अनुभव। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा के लिए उपयुक्त है? तो दोस्तों शिक्षा के लिए उपयुक्त है सेमेस्टर प्रति। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा का सच्चा उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों शिक्षा का सच्चा उद्देश्य है छात्रों का सर्वतोमुखी विकास करना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, हमारी शिक्षा प्रणाली में सुधार इस कारण नहीं हो पा रहा है कि? तो दोस्तों हमारी शिक्षा प्रणाली में सुधार इस कारण नहीं हो पा रहा है कि उदासीनतापूर्ण दृष्टिकोण है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा सर्वाधिक सहायक है? तो दोस्तों शिक्षा सर्वाधिक सहायक है व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में। अगला प्रश्न देखते हैं, एक कुशल प्रधानाचार्य हेतु क्या आवश्यक है? तो दोस्तों एक कुशल प्रधानाचार्य हेतु आवश्यक है मानवीय गुणों से ओतप्रोत व्यक्ति तत्व। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षण के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? तो दोस्तों शिक्षण के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है विषय का ज्ञाता। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा के मानदंड को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो दोस्तों शिक्षा के मानदंड को ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक है छात्रों का सतत मूल्यांकन। अगला प्रश्न देखते हैं,
शिक्षक को खेलकूद में भाग लेना चाहिए। तो दोस्तों शिक्षक को खेलकूद में भाग लेना चाहिए। छात्रों से मधुर संबंध स्थापित करने में सहयोग देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पाठ्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। तो दोस्तों पाठ्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है भारतीय संस्कृति के ज्ञान के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, अध्यापक को कक्षा में व्याख्यान देने से पूर्व शिक्षण बिंदु तैयार करने चाहिए चूंकि यह दोस्तों व्याख्यान को व्यवस्थित करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों बालक के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है धार्मिक शिक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, शिक्षक की भूमिका एक दीपक के द्वारा अन्य दीपकों को ज्योतिगमय बनाने जैसी होती है। आपकी इस संबंध में क्या राय है? तो दोस्तों हमारी राय है कुछ कुछ सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, अध्यापक का गौरव किस प्रकार की जीवन शैली में है? तो दोस्तों अध्यापक का गौरव जीवन शैली में है सदा जीवन उच्च विचार। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, स्त्रियों के लिए अन्य व्यवसायों की अपेक्षा अध्ययन कार्य इसलिए अच्छा है कि? तो दोस्तों स्त्रियों के लिए अन्य व्यवसायों की अपेक्षा अध्ययन कार्य इसलिए अच्छा है कि इस व्यवसाय में इज्जत बहुत है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वर्तमान भारत में एक उत्तम शिक्षक का प्रमुख कर्तव्य है कि वह बालक में, तो दोस्तों वह बालक में आज्ञा पालन की प्रकृति का विकास करें। थैंक यू।